हाय गाइस, वेलकम टू ऑल बोर्ड। मैं सौरभ, आप सभी लोगों का साइंस फैकल्टी और सभी मेरे भाइयों का बहुत ही तहे दिल से आज की आपकी इस क्लास में स्वागत करता हूं। ऑल बोर्ड के एसएससी एंड रेलवे चैनल में सभी का वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और तैयारियां भी आपकी ज़बरदस्त चल रही होगी। और चलिए उसी तैयारी को थोड़ा सा और बेहतरीन बनाते हैं। कुछ और बेहतरीन सवाल आज की क्लास में अपन साइंस के देखने वाले हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हुआ करते हैं और जो कि सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, या इनसे रिलेटेड आपकी जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन को बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए और देखेंगे क्या सारी चीजें आज आपकी इस क्लास में रहने वाली हैं। तो ये है आज आपका डे 2, जहां पे हम एकदम साइंस के क्वेश्चंस करने वाले हैं, सिलेक्शन वाले अपने। और उसके साथ मैं बता दूं, ऑली बोर्ड का दिसंबर धमाका यहाँ पे ऑफर आपका चल रहा है और ये सेल चल रही है जो कि खत्म हो जाएगी 4 दिसंबर को। ठीक है, तो ये सेल आपकी 4 दिसंबर खत्म होने वाली है और ये दिसंबर धमाका में आपको 45% का डिस्काउंट मिलने वाला है सारे एसएससी सब्सक्रिप्शन में और सारे रेलवे सब्सक्रिप्शन में। और अगर आप यहाँ पे कोड यूज करते हैं सौरभ, तो 5% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आपको कोड यूज करना है सौरभ। ठीक है, सारी चीजें आपको जैसा भी कोई भी कोर्स चाहिए हो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में मिलेगा। टेस्ट आपको सारे मिल जाते हैं, चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगी। तो बहुत सारी चीजें आपको इस दिसंबर धमाका में, अगर आप सुपर एलीट ज्वाइन करते हैं ऑली बोर्ड का एसएससी और रेलवे या एसएससी सुपर एलीट, तो इसमें सब कुछ आपको मिल जाता है जितना भी आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड यहाँ पे आपको जरूरत है। ठीक है, तो इसको आप प्रेफर कर सकते हैं। जैसे कि एसएससी जीडी का जो कांस्टेबल का योद्धा बैच चल रहा है, इसमें भी सेम वही है। सौरभ कोड यूज करके आप अभी यहाँ पे मोर देन यहाँ पे डिस्काउंट ले सकते हैं पूरे 45% का। ठीक है, तो आप ये बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे अगर आपको तैयारी करनी है ऑली बोर्ड के साथ। एसएससी जीडी का एग्जाम आगे आने वाला, अगला एग्जाम एसएससी जीडी का ही होने वाला है। उसके अलावा साइंस बाय सौरभ सर मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप सभी को पता ही है। पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप में मिलने वाली है। एंड ऑलिव बोर्ड एसएससी ऑलिव बोर्ड का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे आप ऑलिव बोर्ड के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। यहां पे आप ऑलिव बोर्ड के साथ हमेशा कनेक्टेड रह सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे सवाल फटाफट अपन देखेंगे क्या सारे सवाल हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे पहला सवाल आप सभी के सामने ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन एक अम्लीय ऑक्साइड है, ये आपसे पूछा है। एसिडिक ऑक्साइड तो जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका एसिडिक ऑक्साइड है। ये दोनों क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ये एम्फोटेरिक का क्या मतलब होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब होता है कि ये आपके अम्लीय भी हैं और क्षारीय भी हैं, यानी एसिडिक और बेसिक दोनों प्रकार के ये आपके क्या है, ऑक्साइड है। जो आपका अधातु यानी नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, अधातु से बने हुए ऑक्साइड यानी कि नॉन मेटल से बने हुए ऑक्साइड, वो हमेशा कैसे होते हैं, वो हमेशा एसिडिक हुआ करते हैं। कैसे होते हैं, आपके एसिडिक हुआ करते हैं। और जो धातु से बने ऑक्साइड होते हैं यानी कि मेटल ऑक्साइड होते हैं, वो या तो आपका क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो या तो आपके बेसिक ऑक्साइड होते हैं, वो तो या तो आपके क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं, या तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। लेकिन आपका क्या होते हैं, एसिडिक नहीं हुआ करते। तो ये बात याद रखिएगा, तभी आपका हमेशा ये वाला क्वेश्चन क्लियर रहेगा। याद रखना, अगर वो ऑक्साइड नॉन मेटल का है तो वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। अगर वो मेटल का है तो या तो एम्फोटेरिक होगा या बेसिक होगा, लेकिन एसिडिक पूरा नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। द हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स ड्यू टू विच द स्टेम बेंड्स टुवर्ड्स सनलाइट इज। पौधों में उत्पन्न होने वाले हार्मोन जिसके कारण तना सूर्य की प्रकाश की ओर झुक जाता है। ठीक है, द हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स ड्यू टू विच द स्टेम बेंड्स टुवर्ड्स सनलाइट। पौधों में उत्पन्न होने वाले हार्मोन जिसके कारण तना सूर्य के प्रकाश की ओर झुक जाता है। तो ऑक्सिन, गिबेरेलिन, एस्कॉर्बिक एसिड या साइटोकिनिन्स। क्या होगा आंसर आपका, जो आंसर होगा यहाँ पे वो होगा आपका यहाँ पे ऑक्सिन। ऑक्सिन जो हार्मोन है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्लांट्स द्वारा प्रोड्यूस होने वाला हार्मोन है और बेसिकली ये क्या करता है, पौधे को उसी तरफ ले जाता है जिधर से सनलाइट आती है। ये विकास का कारण बनता है, पौधे के ग्रोथ का, उसके डेवलपमेंट का कारण बनता है ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, देखिए ये ऑक्सिन हार्मोन के यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि ऑक्सिन हार्मोन के छोटे छोटे
अणु मौजूद हैं और ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, जिस हिसाब से सनलाइट है, जैसे जैसे सनलाइट बेंड हो रही है तो पौधा भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे उधर सनलाइट की तरफ बेंड हो रहा है। ठीक है, तो वहां पे ये हार्मोन हेल्प करते हैं इस प्रकार से। क्लियर है? Which of the following is also known as grain alcohol? निम्नलिखित में से किसे अनाज अल्कोहल के रूप में जाना जाता है? ग्रेन अल्कोहल या अनाज अल्कोहल, इसका मतलब होता है कि इसको क्या बनाने में, अनाज बनाने में, ग्रेन्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ग्रेन अल्कोहल जो बनता है ये आपका बनता है इथेनॉल को। क्या बोलते हैं? इथेनॉल को ग्रेन अल्कोहल कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। शराब में जो आपका अल्कोहल होता है वो इथेनॉल होता है, इसीलिए स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। ग्रेन अल्कोहल तो आपसे पूछा ही है। मीथेनॉल को वुड अल्कोहल कहते हैं या वुड नैप्था कहते हैं या वुड स्पिरिट कहते हैं। क्या कहते हैं? वुड स्पिरिट या आपका वुड नैप्था, वुड स्पिरिट या वुड नैप्था के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों नाम एकदम ध्यान में रखना है आपको। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं सभी मेरे भाई एक साथ कि टॉर्नेडो इंटेंसिटी इज मेजर्ड बाय, बवंडर की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? जो बवंडर आता है, आंधी तूफान आपने देखा ही होगा, जो ये आंधी तूफान आते हैं, बवंडर आते हैं, इनकी जो तीव्रता होती है वो किससे मापी जाती है? तो ये तीव्रता मापी जाती है सैफिर सिम्पसन स्केल से। सैफिर सिम्पसन स्केल की माध्यम से टॉर्नेडो इंटेंसिटी मापी जाती है। स्पेशली वो सारे क्षेत्र जो कि ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां से बहुत ज्यादा मतलब तटीय क्षेत्र होते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा आपका बवंडर वगैरह उठते रहते हैं, उसकी तीव्रता नापी जाती है सैफिर सिम्पसन स्केल के माध्यम से। क्लियर? चलिए अगला सवाल है, हु इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी? ठीक है, यहाँ पे वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? एंगलर, एरिस्टोटल, कार्ल लिनियस या थियोफ्रेस्टस? तो फादर ऑफ बॉटनी, देखिए यहां से क्या है, 3 से 4 सवाल आपके परीक्षा में बनते हैं। तीनों चारों सवाल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि अगर बोला जाए कि फादर ऑफ बॉटनी, तो थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है फादर ऑफ बॉटनी, है ना। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात करूं कि आपके जो है कि एरिस्टोटल, इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है आपके? फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक, बायोलॉजी जीव विज्ञान के जनक। और इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान के जनक, है ना, फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, ठीक है, ये हो गया फादर ऑफ जूलॉजी। तो जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों आपके कौन है? एरिस्टोटल। बॉटनी के पिता थियोफ्रेस्टल हैं। कार्ल लिनियस ने, इनको जाना जाता है वर्गीकी के जनक के रूप में, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, जिसे हम वर्गीकीय कहते हैं, टैक्सोनॉमी, वर्गीकीय के जनक के रूप में जाना जाता है, वर्गीकीय के जनक, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। और कार्ल लिनियस ही वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 2 साम्राज्य वर्गीकरण यानी कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2? निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन B2 की कमी से होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन B2 की कमी से होता है? पेलाग्रा, बेरीबेरी, एरिबोफ्लेविनासिस या स्कर्वी डिसीज? कौन सा विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग है? तो जो विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग है वो होता है एरिबोफ्लेविनोसिस डिसीज। एरिबोफ्लेविनोसिस डिसीज विटामिन B2 की कमी से होती है। पेलाग्रा एक और डिसीज है जो कि आपकी बेहद महत्वपूर्ण डिसीज है और ये विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग है। किससे होता है? विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग है। और विटामिन B3 को क्या बोला जाता है? विटामिन B3 को बोला जाता है नियासिन। क्या बोला जाता है इसका? अगर मैं रासायनिक नाम बोलूं कि केमिकल नेम क्या होता है इस विटामिन का, तो नियासिन इसका केमिकल नेम हुआ करता है, विटामिन B3 नियासिन। फिर बेरीबेरी है, बेरीबेरी जो है, बेरीबेरी ये विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग होता है।
ठीक है, विटामिन B1 की कमी से। और विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, आपका थायामीन भी बोला जाते हैं। क्या बोलते हैं, थायामीन इसको बोला जाता है। रासायनिक नाम बहुत महत्वपूर्ण है, सारे याद होने चाहिए आपको। और एरिबोफ्लेविनोसिस, जैसे मैंने बोला, विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग है। और विटामिन B2 को क्या बोला जाता है, आपका राइबोफ्लेविन कहा जाता है इसका रासायनिक नाम। तो अगर कभी भी बोले कि कौन सा यहाँ पे है, तो राइबोफ्लेविन इसका केमिकल नेम होता है। जो स्कर्वी डिसीज है, स्कर्वी डिसीज, ठीक है, स्कर्वी जो है ये विटामिन C की कमी से होने वाली आपकी डिसीज होती है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, स्कर्वी क्या है, आपका विटामिन C की कमी से होने वाली ये डिसीज है। ठीक है, विटामिन C की कमी से ये होने वाली डिसीज है स्कर्वी। ठीक है, विटामिन C को हम क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड इसको कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से ये जाना जाता है। तो देखिए कितने सारे सवाल बन गए यहां से। ठीक है, चलिए, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है ब्लू लाइट, रेड लाइट, व्हाइट लाइट या ग्रीन लाइट। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है किस कलर की लाइट से। तो जो आपकी व्हाइट लाइट है उससे भी प्रकाश संश्लेषण होता है ग्रीन लाइट। जब अगर व्हाइट और ग्रीन एक ही ऑप्शन में मिले तो व्हाइट को आपको टिक लगाना है, क्योंकि व्हाइट लाइट जो है वो 7 रंगों से मिलकर के बनी होती है। 7 कलर्स इसमें मिलते हैं, जिसमें कि आपका ग्रीन कलर भी शामिल होता है। तो सफेद लाइट से ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। लेकिन अगर व्हाइट लाइट नहीं है और अगर हम ग्रीन लाइट की बात कर रहे हैं तो ग्रीन लाइट में सबसे ज्यादा होता है, फिर आपका ब्लू लाइट में सॉरी माफ करिएगा, रेड लाइट में सबसे ज्यादा होता है। मैं ग्रीन बोल रहा हूं बार बार, क्या हाँ दिमाग है ना। ग्रीन लाइट में सबसे कम होता है ना। इसमें नो फोटोसिंथेसिस या वेरी लेस फोटोसिंथेसिस होती है। ग्रीन लाइट तो आपका क्या हो जाता है, जो पौधा है वो उसको क्या कर देता है, रिपेल कर देता है ना, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसके कारण तो कोई फोटोसिंथेसिस होती ही नहीं है। सॉरी, मेरे मुंह से गलती से निकला है ना। तो नो फोटोसिंथेसिस अकर्स। रेड लाइट से मैक्सिमम होती है। तो सबसे ज्यादा किससे होती है, मैक्सिमम होती है रेड लाइट से। लेकिन रेड लाइट भी आपका किसके अंदर आता है, व्हाइट लाइट। तो अगर ऑप्शन में व्हाइट लाइट है तो आप इसी को लगाइएगा। लेकिन अगर अलग अलग रंगों का लाइट दी हुई है तो रेड में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद ब्लू में होती है। तो सबसे ज्यादा रेड कलर, फिर ब्लू कलर की लाइट से फोटोसिंथेसिस होती है। और सबसे कम पूछ लिया जाए तो आपका हरी कलर की, हरी कलर की सबसे कम बोल दो या कह दो कि ना के बराबर होती है, दोनों आपका वहां पे करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। Which of the following is a female reproductive part of flower? निम्नलिखित में से कौन फूल का मादा प्रजनन अंग है। निम्नलिखित में से कौन फूल का मादा प्रजनन अंग है। पेटल, सेपल्स, पिस्टिल्स या स्टेमेंस। मादा प्रजनन अंग यानी कि फूल का आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसे कहते हैं वो कहलाता है पिस्टिल, है ना, पिस्टिल। और इसी को किस नाम से जाना जाता है, स्त्री केसर जिसे कहते हैं, पिस्टिल या स्त्री केसर। इसी को कार्पेल के नाम से भी जाना जाता है। तो कार्पेल भी लिखा मिलेगा और पिस्टिल भी लिखा मिलेगा, दोनों चीजें आपको लिखी मिलेंगी, कार्पेल एंड पिस्टिल। ठीक है, तो ये दोनों ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब उसके पार्ट होते हैं स्टेमन और आपका जो होता है स्टिग्मा, है ना। ये सारी चीजें क्या होती हैं, उनका पार्ट हुआ करती हैं। अगर मैं दिखाऊं आपको कि कैसे होता है, ये फिगर आप अपने सामने देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सेंट्रल वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये सेंट्रल वाला पार्ट फीमेल पार्ट कहलाता है। हरा हरा आपको ये भाग दिख रहा है, ये वाला हरा वाला भाग ये फीमेल पार्ट है। इसमें ये जो ऊपर वाला भाग है हम इसे कहते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं, स्टिग्मा। ये जो आपको गर्दन की तरह दिख रहा है, सुराही की तरह दिख रहा है यहाँ पे, ये गर्दन की तरह, इसको हम कहते हैं स्टाइल। तो यानी कि इसको वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं, वतिकाग्र, वतिकाग्र, है ना, इसको कहते हैं वतिकाग्र। ठीक है, और स्टाइल को हम क्या कहते हैं, वर्तिका। स्टाइल को हम क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद आपका क्या आता है, ओवरी यानी कि गर्भाशय। ये जो मटकी की तरह है ये ओवरी यानी कि गर्भाशय। और उसके अंदर इस तरह से दानेदार क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए ओव्यूल्स मौजूद हैं। इनको हम क्या कहते हैं, जैसे कि ओव्यूल यानी कि बीजांड। क्या कहते हैं, बीजांड, है ना। ओव्यूल यानी कि हम इसे कहते हैं बीजांड। ठीक है,
तो ये आपके होते हैं। उसी तरह यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें कि मेल वाला पार्ट, जो आप ये दो डंठल देख रहे हैं, ये जो डंडियां हैं ना दो आपको दिख रही हैं, ये दोनों डंडियां मेल पार्ट होती हैं। इन्हें हम कहते हैं स्टेमन, या आप क्या कहते हैं इनको, या आप इनको कहते हैं पुंकेसर, ठीक है, स्टेमन या पुंकेसर के नाम से। ये जो एंथर वाला पार्ट है हम इसे क्या कहते हैं, ये जो आपका एंथर वाला पार्ट है, जो आपका पीला वाला भाग है, ये एंथर कहलाता है, यानी कि पराग कोश कहलाता है। क्या कहलाता है? पराग कोश के नाम से ये आपका जाना जाता है। और इसमें जो छोटे छोटे ये दाने हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है? पॉलन ग्रेन्स, यानी कि पराग कण कहा जाता है। पॉलन ग्रेन्स, या जिन्हें हम कहते हैं पराग कण, ठीक है। और ये जो डंठल आप देख रहे हो हरी हरी, ये फिलामेंट यानी कि तंतु के नाम से जाना जाता है। फिलामेंट ये हुआ करता है। तो ये मेल और फीमेल पार्ट हुआ करते हैं फ्लावर के। अच्छा, उसी तरह से जैसे ये पीले पीले आपके जो फूल होता है, फूल में जो ये आपकी पंखुड़ियां होती हैं फूल में, इनको क्या बोला जाता है? पेटल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेटल कहा जाता है। और इनके समूह को, जैसे सारी पंखुड़ियों को मिला करके क्या नाम दिया जाता है? कोरोला, यानी कि आपका क्या बोला जाता है? दलपुंज बोला जाता है ना, दलपुंज इनको बोला जाता है। उसी तरह से जो ये हरे वाले भाग है, जो इनको सपोर्ट करने का काम कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? एक को हम क्या कहते हैं? सेपल। और इनके समूह को हम क्या कहते हैं? इनको कैलिक्स कहते हैं, है ना। तो इनको सेपल को क्या कहते हैं? बाह्य दल कहते हैं हिंदी में, और इनको समूह को बाह्य दल पुंज कहा जाता है। उसी तरह से जैसे कि सेपल बोल रहे हैं तो उनके ग्रुप को कैलिक्स कहा जाता है, ठीक है। और पेटल के ग्रुप को कोरोला कहा जाता है। तो वो भी काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, विच हार्मोन लीड्स टू द एक्सपल्सन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट व्हेन बेबी सक्स इट? बच्चे को दूध पिलाते समय कौन सा हार्मोन स्तन से दूध के निष्कासन की ओर ले जाता है? प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन या ऑक्सीटोसिन हार्मोन? तो विच हार्मोन लीड्स टू द एक्सपल्सन ऑफ मिल्क, मतलब कौन सा हार्मोन दूध के निकलने में मदद करता है? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा हार्मोन मदद कर रहा है दूध के निकलने में? तो दूध के निकलने में ऑक्सीटोसिन हार्मोन हेल्प करता है। कहां से निकलता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला ये हार्मोन है, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? मिल्क प्रोडक्शन में, ठीक है। तो मिल्क प्रोडक्शन का हार्मोन अलग है। मिल्क प्रोडक्शन यानी दूध के बनने में जो हार्मोन मदद कर रहा है वो अलग है ना। दूध के बनने में जो हार्मोन मदद कर रहा है वो आपका अलग हार्मोन है, और दूध के निकलने में जो हार्मोन मदद कर रहा है वो अलग हार्मोन है, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी फीमेल आपके हार्मोन हुआ करते हैं, ठीक है। तो यहां पे इनको भी याद रखिएगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन जो है ना वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने का काम करता है। प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने का काम कौन सा करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन किया करता है, ठीक है। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो ये आपका फीमेल है। जैसे कोई भी बच्चा जब अपनी माँ का ब्रेस्ट फीडिंग करता है यानी कि मिल्क पीता है, तो यहाँ पे क्या होता है? आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही क्या होता है? मिल्क के एक्सपल्सन में हेल्प किया करता है, ठीक है। इसीलिए ये हार्मोन को लव हार्मोन भी कहते हैं, बिकॉज कि एक बच्चा अपनी माँ से और या तो माँ अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, और इसी कारण से क्या है, दोनों लोग के बीच में बहुत लव होता है ना, अब उनकी माँ और उनके बच्चे के बीच में। तो वहां पे इसीलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। प्रोलैक्टिन आपका मिल्क प्रोडक्शन में। एक बात तो याद रखिएगा, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है वो आपका कहां से निकलता है? एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके, एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि अग्र पीयूषिका ग्रंथि से। अग्र पीयूषिका ग्रंथि यानी एंटीरियर पार्ट से प्रोलैक्टिन निकलता है। और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसे ये देखिए, ये मस्तिष्क में बड़ी छोटी सी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूषिका ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अभी ये बड़ी सी आपको दिख रही है, इसका जो पश्च पीयूषिका ग्रंथि वाला भाग है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करती है हमारे बॉडी में। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। तो इतनी बातें याद रखेंगे, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो हमारे ब्रेन का पार्ट है, हाइपोथैलेमस, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम किया करता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के तनु जलीय घोल में निम्नलिखित में से कौन मौजूद होता है? ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, इसको एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे यानी कि आप किसमें डाल रहे हो, वाटर के साथ इसको ऐड कर रहे हो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किसमें डाल रहे हैं आप डाल रहे हैं इसको वाटर में, ठीक है, H2O वाटर। तो ये क्या बनाएगा, देखो वाटर यहां पे देखो, तो यहां पे क्या बनेगा ना आपका, ये टूटेगा H+ और Cl- में। किसमें टूटेगा, H+ और Cl-। वाटर में यहां पे जो ऑक्सीजन है इसके पास क्या हुआ करता है, लोन पेयर हुआ करता है। ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो ये H+ है, इसके पास डेफिशिएंसी है किस चीज की, इलेक्ट्रॉन की। तो ये जाकर के H2O से जुड़ जाएगा, तो ये बनाएगा H3O+ और आपका साथ में मिलेगा क्लोरीन माइनस आयन। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन माइनस आयन बचेगा और H3O+ आयन बचेगा। ठीक है, यहां पे तो हाइड्रोनियम आयन बचेगा और साथ में क्लोरीन आयन आपका बचेगा सॉल्यूशन में, अगर हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो अगला सवाल, व्हेन अ बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड बाय अ फोर्स, जब किसी बल द्वारा किसी पिंड को धकेला या खींचा जाता है, जब किसी बल द्वारा किसी पिंड को धकेला या खींचा जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, वर्क डन पॉजिटिव होता है, वर्क डन निगेटिव होता है, वर्क डन 0 होता है या नन ऑफ द अबव। तो उस कंडीशन में जब भी ऐसा होता है कि मान लीजिए आप किसी चीज को पुश कर रहे हैं या किसी चीज को पुल कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप देखें पुल, ये बच्चा क्या कर रहा है, ये अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, क्या कर रहा है, पुलिंग, है ना, और ऑब्जेक्ट मूव भी उसी डायरेक्शन में कर रही है। तो ये जो बच्चा है ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा है, इस डायरेक्शन में। और जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, किस दिशा में वो वस्तु जा रही है, तो वो भी इस दिशा में जा रही है और वो बल भी इसी दिशा में लगा रहा। यानी कि आपका बल और विस्थापन के बीच का बनने वाला कोण कितना है, एंगल दोनों के बीच में कितना बन रहा है, दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 0 डिग्री। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल बोलूं तो कितना बन रहा है, 0 डिग्री। उसी तरह से ये देखो, ये छोटी सी बच्ची है, ये छोटी सी बच्ची क्या कर रही है, धक्का लगा रही है, पुश कर रही है। क्या कर रही है, ये छोटी सी बच्ची पुश कर रही है। तो जिस डायरेक्शन में ये छोटी सी बच्ची इधर फोर्स लगा रही है, उसी डायरेक्शन में आपका क्या हो रहा है, मूवमेंट भी है, उसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट भी है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों ही कंडीशन में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, FD cos थीटा, यही होता है वर्क डन, FD cos थीटा। यानी कि आपका यहां पे वर्क डन FD cos थीटा है, और थीटा क्या होता है, थीटा होता है सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच बनने वाला एंगल। और अगर थीटा यहां पे हमारा 0 डिग्री है तो आपको पता है cos 0 जो होता है 1 के बराबर होता है। तो cos 0 अगर रखेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी वर्क डन आएगा पॉजिटिव, F और D। यानी कि अगर कभी भी पुश की कंडीशन हो या पुल की कंडीशन हो, किया गया कार्य हमेशा सकारात्मक होता है। द वर्क डन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव वर्क डन। क्लियर है यहां तक बात, यहां तक समझ में आ गई सारी चीजें। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स हेल्प्स इन हीलिंग आफ्टर ऑपरेशन एंड इंजरीज। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ऑपरेशन और चोट के बाद ठीक होने में मदद करता है, विटामिन A, C, D, K, विटामिन A, C, D, K। ठीक है, कौन सा विटामिन यहाँ पे ऑपरेशन और इंजरीज के बाद हील करने में हेल्प करता है, तो वो होता है आपका विटामिन C। बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, विटामिन C आपको हीलिंग में हेल्प किया करता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और विटामिन C ही आपका क्या होता है, बेसिकली इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने। इसके अलावा जो ये विटामिन C है, ये स्मोकर्स और ड्रिंकर्स में एब्सेंट रहता है। ठीक है, अगर कोई बहुत ज्यादा आपका स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हैं तो एब्सेंट इन स्मोकर्स एंड ड्रिंकर्स, जो बहुत एक्सेसिव ड्रिंकिंग या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं, उनमें ये धीरे धीरे विटामिन खत्म होने लगता है उनकी बॉडी में। उसके अलावा क्या होता है, ऑपरेशन और इंजरी तो हो ही गया, और एक और चीज़ आपको याद रखनी है, जो है ये इम्यूनिटी सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करने का काम करता है। क्या करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम इसका होता है, उसको मजबूत बनाता है हमारे इम्यून सिस्टम को। ड्यूरिंग कोविड के टाइम में आपने सुना होगा ना, डॉक्टर कहते थे विटामिन C की टैबलेट खाइए या खट्टे फल खाइए, जूस वगैरह पीजिए, ताकि उसमें विटामिन C आपको मिले। विटामिन C क्योंकि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता
करता है हमारे शरीर की, है ना, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने का काम करा करता है। अगला सवाल है वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर्स इन फीमेल, महिलाओं में निषेचन कहाँ पे होता है, महिलाओं में निषेचन कहाँ पे होता है, वेयर डज द फर्टिलाइजेशन अकर्स इन फीमेल। तो ये जो निषेचन हुआ करता है ये आपका होता है फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पे होता है, आपका फैलोपियन ट्यूब में हुआ करता है। जैसे अगर मैं देखूं यहाँ पे तो ये आपकी इस प्रकार से ऐसे यहाँ पे जुड़ी हुई है ये फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, यहाँ पे आपकी फैलोपियन ट्यूब ये जुड़ी हुई है, ठीक है, ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ना तो यहाँ पे जैसे ये ओवरी है, ये क्या है ओवरी, ओवरी में क्या निर्माण होता है, एग यानी ओवम, ओवम यानी कि एग यानी डिंब जिसे कहते हैं ना, डिंब का निर्माण होता है, डिंब का निर्माण आपका ओवरी में होता है। फिर डिंब आपका कहाँ जाती है, फैलोपियन ट्यूब यानी कि डिंबवाही नलिका में जाती है, ठीक है, इधर से आपका ये जाता है और यहाँ पे मान लीजिए आ गया। फिर यहाँ से क्या होता है, जब आपका स्पर्म एंटर करता है तो स्पर्म आपका एंटर करता है इस तरह से, ठीक है, सर्विक्स वाले पार्ट से, यहाँ से वजाइना से आपका क्या हुआ, स्पर्म एंटर किया, सर्विक्स में गया, फिर कहाँ गया, यूटेरस, यूटेरस से वो स्पर्म कहाँ जाता है आपका जो है फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो ये स्पर्म मूवमेंट है और जा करके स्पर्म फाइनली क्या होता है, इससे आपका डिफ्यूज होता है, ये आपका एग हो गया, ये आपका स्पर्म हो गया और यहीं पे आपका क्या होता है, डिफ्यूजन, यहीं पे क्या होता है आपका फर्टिलाइजेशन होता है जिसे निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं। फर्टिलाइजेशन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं। तो ये कहाँ हुआ करती है, डिंबवाही नलिका में आपकी हुआ करती है, फैलोपियन ट्यूब में हुआ करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट वहां पे बना करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब यानी कि डिंबवाही नलिका, फैलोपियन ट्यूब यानी कि डिंबवाही नलिका। नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल के सबसे बड़े भाग का नाम बताइए। सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है शरीर के वो सारे भाग जहां से भोजन होके गुजरा करता है, जहां जहां से हमारा फूड क्या होता है, पास हुआ करता है, तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। कितना होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आपका सबसे बड़ा होता है। जैसे अगर आप देखें तो ये है हमारा क्या, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट। क्या है ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट। तो इसमें देखें ये माउथ वाला है, ओरल कैविटी यहाँ पे है, माउथ वाला हो गया है ना, फिर फेरिनिक्स हो गया गले वाला भाग, ईसोफेगस हो गया ग्रास नली, और उसके बाद देखें तो आपका स्टमक ग्रास नली से यानी कि यहाँ से कहाँ जा रहा है भोजन, आपके पेट में जा रहा है, पेट से कहाँ जा रहा है वो डुओडेनम से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ से जा रहा है फिर लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत में, फिर रेक्टम, फिर एनस। तो ये सारे हैं माउथ, फेरिनिक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ये वो सारे अंग है शरीर के जहां से भोजन आपका पास होता है ना। या मुख गुहा, माउथ, फेरिनिक्स हो गया यानी कि आपका जो गला वाला भाग हो गया, ग्रास नली, ईसोफेगस, आमाशय यानी कि पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर रेक्टम और फिर एनस से ये निकल जाता है। तो सबसे ज्यादा जो गूथा हुआ भाग होता है वो क्या होता है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। सबसे ज्यादा गूथा हुआ भाग जो होता है वो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। नेम द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी, शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ का नाम बताइए। हमारे शरीर में सबसे मजबूत कठोर पदार्थ क्या है ये आपको बताना है ना। तो जो हमारे शरीर में सबसे मजबूत और कठोर पदार्थ मौजूद है वो है इनेमल। क्या मौजूद है, इनेमल मौजूद है शरीर में, हार्डेस्ट मटेरियल। और इनेमल से ही क्या बना होता है, इनेमल से ही क्या बना होता है, हमारे दांत की आउटर कवरिंग। जैसे अगर हम देखें ना टीथ, तो ये हमारे दांत का जो ये ऊपरी वाला भाग है, ये ऊपर वाला भाग देख रहे हैं जिसे हम क्राउन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, टीथ का आउटर मोस्ट पार्ट, इसको बोला जाता है क्राउन, ये भी याद रखिएगा। और ये जो क्राउन है व्हाइट कलर का पार्ट, ये इनेमल से बना होता है, इनेमल। और इनेमल किससे बना होता है, फास्फोरस और कैल्शियम वगैरह होता है इसमें, है ना। फास्फोरस एनॉल, कैल्शियम एनॉल इनेमल में होता है। यही आपका क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस आपका होता है, ठीक है, याद रखिएगा, यही हार्डेस्ट सब्सटेंस आपका हुआ करता है। बात समझ में आ गई यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लड क्लॉटिंग डज नॉट अकर इन द ब्लड वेजल्स इन द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त वाहिकाओं में रक्त का थक्का नहीं बनता है। ब्लड क्लॉटिंग क्या मौजूद होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन, या तो थ्रोम्बिन की उपस्थिति के कारण, इन द प्रेजेंस ऑफ फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन की उपस्थिति के कारण, इन द प्रेजेंस ऑफ हेपरिन, हेपरिन की उपस्थिति के कारण, या इन द प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हेपरिन। हेपरिन आपका पिगमेंट है, एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है ये, आपका प्रोटीन पिगमेंट है हेपरिन, जो हमारा ब्लड में प्रेजेंट होता है और उस कारण से जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, हमारी नसों में, हमारे जो रगों में खून दौड़ रहा है, तो उसमें बेसिकली क्या है, हेपरिन नामक आपका जो एंजाइम प्रेजेंट है एक प्रकार का, ये जो है ब्लड क्लॉटिंग होने से हमें बचाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हेपरिन। द कन्फिग्रेशन ऑफ हीलियम एटम इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर टू। हीलियम परमाणु का विन्यास किसके समान होने की उम्मीद होती है? हीलियम एटम का, हीलियम परमाणु का विन्यास किसके समान होने की उम्मीद है? हाइड्रोजन, लिथियम प्लस, सोडियम या हीलियम प्लस, है ना। तो जो आपका हीलियम एटम है वो किसके समान होता है कन्फिग्रेशन उसका सिमिलर? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लिथियम प्लस के बराबर, क्योंकि हीलियम क्या होता है, हीलियम होता है 2He4, है ना, 2He4। आपका मास नंबर कितना है, 4 है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आपके हीलियम में होते हैं। उसी तरह लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिथियम होता है 3Li6, है ना, लिथियम। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं अगर मैं बोलूं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है। लेकिन जब आप इसको लिथियम प्लस बना देंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपने इससे निकाल दिया, तो अब इसके पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के बराबर सेम हो गए ना। तो लिथियम प्लस, जो लिथियम आयन है ना, अल्कली मेटल होता है ना, अल्कली धातु होती है लिथियम, तो लिथियम होता है 3Li6, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाता है लिथियम का। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब कि वो नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसके पास आ जाता है। क्लियर, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटालॉइड? निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे उपधातु नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटालॉइड? नॉट अ मेटालॉइड मतलब उपधातु नहीं है। सिलिकॉन, बोरॉन, बिस्मथ या टेल्यूरियम। तो आपको याद होने चाहिए टोटल कितनी उपधातुएं मौजूद हैं, देयर आर टोटल 7 मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स उपधातु का क्या मतलब होता है, जो मेटल की तरह भी बिहेव करे और नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करे। ऐसा एलिमेंट, ऐसे तत्व जो पीरियोडिक टेबल में हैं, जो कि एज अ मेटल भी बिहेव करते हैं, नॉन मेटल भी बिहेव करते हैं, वो मेटालॉइड्स कहलाते हैं। और बिस्मथ जो होता है वो मेटालॉइड नहीं है। सिलिकॉन, बोरोन और टेल्यूरियम ये सब क्या होते हैं, मेटालॉइड्स हुआ करते हैं। जैसे अगर आप पीरियोडिक टेबल ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपके सामने दिखा रहा है, जो येलो कलर से यहाँ पे मार्क है पीरियोडिक टेबल में, वो सारे मेटालॉइड्स हैं। बोरोन पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, और एक यहाँ पे और नहीं मेंशन्ड है, लेकिन मैं इसको मेंशन कर देता हूं यहाँ पे जो आपका है ये है क्या, पोलोनियम। ठीक है, तो ये वाला पोलोनियम वाला जो भाग है ये भी आपका मेटालॉइड है। ठीक है, ये हाईलाइट नहीं हो रहा, हाईलाइट होना चाहिए, इसको क्यों नहीं हो रहा है, अरे पूरा ही हाईलाइट कर दिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है हाईलाइट, नहीं होना चाह रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं इसको पेन से ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि बना नहीं है पोलोनियम। ठीक है, ये वाला भी आपका क्या होता है, ये भी आपका मेटालॉइड होता है। टोटल 7, बिस्मथ, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम, टोटल 7 मेटालॉइड्स होते हैं। अगला सवाल, कंजम्पशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ जिंक इन ह्यूमन बॉडी कैन कॉज। मानव शरीर में अधिक मात्रा में जिंक का सेवन करने का क्या कारण होता है? तो उस कारण से अगर बहुत ज्यादा जिंक कंजम्पशन कर रहे हैं, आप ऐसे फूड मटेरियल खा रहे हैं जिसके कारण आपकी बॉडी में ज्यादा जिंक जा रहा है, उस कंडीशन में आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया का क्या मतलब होता है, ग्लूकोज का लेवल कम होना। आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है, ग्लूकोज का लेवल है ना, ग्लूकोज की जो मात्रा है शरीर में उसका कम होना, है ना, बहुत तेजी से आपका ग्लूकोज शरीर में कम होगा, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन कहते हैं। और हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन से हमें कौन सा हार्मोन बचाता है, ग्लूकागन हार्मोन बचाता है। ग्लूकागन हार्मोन कहां से निकलता है, पैंक्रियास से निकला करता है, यानी कि अग्नाशय से। पैंक्रियास के कौन से भाग से निकला करता है सर, आपका अल्फा कोशिकाओं से, अल्फा सेल ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। अल्फा सेल जो होती हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस नाम है एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियास का। अंतःस्रावी भाग जो होता है पैंक्रियास का, उसका नाम है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, जहां से हार्मोन निकलते हैं। और जो उनका अल्फा सेल है वहां से निकलता है ग्लूकागन हार्मोन, जो कि ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम करता है जब हमें कमी होती है ग्लूकोज की हमारी बॉडी में। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहीं पे खत्म करेंगे आज के सेशन को अपने। और गाइज एक और याद रखिएगा, जीडी कांस्टेबल का योद्धा बैच लॉन्च है और अभी आपके पास ऑफर है 4 दिसंबर तक
तक अगर आप इस ऑफर में कोड यूज कर लेते हैं यहाँ पे सौरभ, तो आपको जो यहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला है वो पूरे मिलने वाला है 45% का। ठीक है, तो आप कोड यूज करिए सौरभ और डिस्काउंट 45% का लीजिए इस बैच में। ठीक है, चलिए तो एक बार बढ़िया से लाइक कर दीजिए सभी लोग वीडियो को। पीडीएफ भी आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप यहाँ पे पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी लोग ख्याल रखेंगे। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे गाइस।